हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, जिसे हम समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन कैन बी अंडरस्टूड एज ए राइट which aim to include disadvantaged people regardless of their caste, race, religion, age, gender, culture and physical ability। यानी कि इंक्लूजन हम तब कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जाता है किसी भी चीज में। अभी हम एजुकेशन पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को शामिल करना, इंक्लूड करना, उसकी कास्ट ना देखना, उसकी रेस, रिलीजन, एज, जेंडर, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, एज का हो, जेंडर का हो, ये भेदभाव किए बिना जब हम सभी लोगों को इक्वल समझते हैं, उनको बराबर के अधिकार देते हैं और उनको एक साथ शामिल करते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, राजनीति में हो, किसी भी चीज में, तो उसको इंक्लूजन कहा जाता है। In real sense, inclusion beyond all kinds of barriers and discrimination is to be called real inclusion, where everyone feels involved and supported। तो real inclusion किसको कहा जाता है? जहाँ पे किसी भी तरह का बैरियर और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, किसी भी तरह का बैरियर, कोई भी अवरोध नहीं होगा। यानी कि हर व्यक्ति को ये राइट होगा और उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज भी होंगी कि वो शामिल हो सके। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास मौके ही नहीं होते, तो वो मौके होना ये भी इंक्लूजन का ही एक पार्ट है, जहाँ पे हर किसी को ये फील होता है कि वो भी इन्वॉल्व है और उसको सपोर्ट किया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इज ऑल्सो डिटरमाइन दैट एवरीवन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और बाइसनेस। और इंक्लूजन के अंदर ये भी शामिल है कि हर किसी की रिस्पेक्ट की जाए, सम्मान दिया जाए, एक दूसरे को किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए कि ये इस धर्म का है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका सम्मान सम्मान नहीं करेंगे, या इस जाति के लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, या जेंडर के आधार पे कि ये थर्ड जेंडर है या ये लड़की है तो हम इसे शामिल नहीं करेंगे। है ना? इंडियन सोसाइटी में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशंस मिलेगा, बहुत डाइवर्सिटी है इंडियन सोसाइटी में, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, कल्चर, अलग अलग तरह की, और फिजिकल एबिलिटी भी है ना। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति फिजिकली रूप से मतलब डिसेबल जिसे पहले कहा जाता था, अभी तो हम डिसेबल शब्द यूज नहीं करते, अब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यूज करते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति जैसे मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है या पैरों में दिक्कत है, तो हम उनके साथ तो बहुत भेदभाव करते थे और हमें लगता था कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आज के टाइम में आप देखें तो धीरे धीरे सरकार ने उनको फैसिलिटीज दी, उनको इन्वॉल्व किया और वो आज अच्छे अच्छे पदों पर भी आपको मिलेंगे। है ना? तो ये ट्रू इंक्लूजन है, जहाँ पे सभी लोग इन्वॉल्व हैं बिना किसी भेद। इंक्लूजन कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री एलिमेंट। सबसे पहले इंक्लूजन इज ए प्रोसेस और प्रोडक्ट। अगर इंक्लूजन की प्रक्रिया चल रही है, सभी लोगों को शामिल करने के लिए वो प्रोसेस चल रहा है, कोशिश की जा रही है सोशल इंक्लूजन करने की, तो वो प्रोसेस है। और अगर ये हम अचीव कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इंक्लूजन इज रिलेटेड टू प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल। अब इंक्लूजन में बेसिकली तीन चीजें शामिल होती हैं। प्रेजेंस यानी कि जो भी व्यक्ति हैं जिनके साथ समाज में भेदभाव होता है, उनको प्रेजेंट करना है, उनको साथ में लेना है। फिर ऐसा नहीं है कि बस साथ में ले लिया फॉर्मेलिटी के लिए, उनको पार्टिसिपेट भी करवाना है, उनको हमें मौके देने हैं पार्टिसिपेट करने के। और फिर उसके बाद उनकी अचीवमेंट भी होनी चाहिए। सिर्फ पार्टिसिपेट फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं करना, उनको ऐसा कुछ हमें फैसिलिटी देनी है, ऐसा कुछ करना है कि वो अचीव भी कर सके। जैसे अगर हम एक क्लासरूम में देखें, अगर कोई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चा आता है, तो हम उसको ना वो अब वो उपस्थित तो है, लेकिन क्या टीचर ये सुनिश्चित कर रही है कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है क्लासरूम एक्टिविटीज में, और उसके बाद क्या वो कुछ अचीव कर पा रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें इंक्लूजन में। और उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो है इंक्लूजन इज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ बैरियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले इंक्लूजन
कौन रोक रहा है, ये आइडेंटिफाई करना कि इंक्लूजन कहाँ रुका हुआ है, और फिर उन अवरोधों को हमें हटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ट्रूली हम इंक्लूजन कर पाएंगे। ठीक है, इन ए डाइवर्स सोसाइटी हाउ वी व्यू एंड ट्रीट एन इंडिविजुअल और ए कम्युनिटी इज बेस्ड ऑन their color, gender, culture, ability and social economic backgrounds. Hence, inclusion remove these barriers by recognizing the difference as opportunity to learn from each other. है ना, कहाँ difference है, कहाँ भेदभाव है, मौकों में अपॉर्चुनिटी देने में कहाँ भेदभाव है, या हम और क्या कर सकते हैं, तो ये सब आइडेंटिफाई करके हमें रिमूव बैरियर। उसके बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अब जब हम शिक्षा में इंक्लूजन की बात करते हैं, तो शिक्षा के अंदर सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के, बिना कास्ट, धर्म, जेंडर, इन सब के भेदभाव के बिना, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना जब हमें शिक्षा में लोगों को शामिल करना है, हर एक बच्चे को शामिल करना है, वो होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। Inclusion in education means accommodating all children under education with their physical, mental, intellectual, social and linguistic condition. अलग अलग physical, mental condition, अलग अलग intellectual कंडीशन, अलग अलग सोशल कंडीशन, और इवन अलग अलग लिंग्विस्टिक कंडीशन, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी में भाषाई विविधता भी बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग भाषाई विविधता होने के बावजूद भी हर किसी को शामिल करना शिक्षा में, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसके कुछ सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल लर्नर बेस्ड ऑन इक्वालिटी या इक्विटी। तो शिक्षा में इंक्लूजन हम जब कर पाएंगे जब हम ये समझ पाएंगे कि शिक्षा हर किसी बच्चे का फंडामेंटल राइट है, एक अधिकार है, एक मूलभूत अधिकार है। हम किसी भी बच्चे को कि वो उसके पास पैसा नहीं है या वो इस जाति का है या इस धर्म का है, हम वंचित नहीं कर सकते शिक्षा से। शिक्षा हर किसी बच्चे का फंडामेंटल राइट है। No student should be excluded from accessing education on the basis of caste, race, gender, language and religion, political, national, physical, culture and economic constraint. इन सब बैरियर्स, ये जो भी मैंने पढ़े हैं, कास्ट, रेस, जेंडर, लैंग्वेज, इनके आधार पे किसी भी बच्चे को हम शिक्षा से बाहर नहीं रख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट विल गेट इक्वल बेनिफिट ऑफ लर्निंग थ्रू एजुकेशन। सभी स्टूडेंट को लर्निंग, शिक्षा से जो वो सीख रहा है उसका सभी को इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा किसी को कम, नहीं, सबको इक्वली सिखाया जाना चाहिए। द स्कूल विल केटर ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग एजुकेशन। स्कूल को हर एक बच्चे की नीड को फुलफिल करना है। जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, अगर कोई ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चढ़ सकता तो उसकी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रखी जाए, वो क्लास नीचे रखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह स्कूल को ध्यान रखना है, उसको टेक केयर करनी है हर एक बच्चे की। द ओपिनियन ऑफ ऑल दी स्टूडेंट विल बी हर्ड एंड टेकन सीरियसली इन द स्कूल। हर बच्चे के ओपिनियन को सुना जाएगा और स्कूल में सीरियसली लिया जाएगा। The school should make an effort to see the difference among the student as positive diversity, not as a problem. जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट है उसको प्रॉब्लम की तरह ना देखा जाए, उसको डाइवर्सिटी की तरह देखा जाए, क्योंकि हम ये अक्सर कहते हैं कि जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहाँ लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे आपस में क्रॉस कल्चर जब इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसको प्रॉब्लम ना देखी जाए कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाना चाहिए। टीचर शुड रिस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट डाइवर्स नीड इन ऑर्डर टू मोटिवेट एंड एनकरेज फर्दर पार्टिसिपेशन। और टीचर्स को जो है डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, जिससे वो पार्टिसिपेट कर हर चीज़ में। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पे। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में अगर हम देखें तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि जो दो तरह की यहाँ पे बच्चे, दो तरह की शिक्षा शामिल थी। पहली थी जनरल एजुकेशन और दूसरी थी स्पेशल एजुकेशन। तो जो बच्चे नॉर्मल होते थे वो जनरल एजुकेशन में जाते थे। जो बच्चे मान लीजिए किसी शारीरिक रूप से उनको कोई कमी होती थी, मान लीजिए कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, कोई किसी का हाथ नहीं है या किसी के पैर नहीं है, तो उसको हम स्पेशल एजुकेशन में रखते थे और उनके लिए अलग स्कूल होते थे। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया सलमानका वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में 1994 में। इसको आप याद रखिएगा, सलमानका कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1994 में। सलमान का जगह है, तो वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार वहीं से आया था।
Here, children working as a child laborer, children living in the remote areas, minority children with different culture and linguistic background, and children from marginalized community, all are to be accommodated अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वहाँ पे जो बात की गई कि जो अलग अलग बच्चे हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर है, या जो रिमोट एरिया में बच्चे रहते हैं ना, जो मान लीजिए ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा होती रहती है, ऐसे एरिया में बच्चे रहते हैं, जो माइनॉरिटी चिल्ड्रंस हैं, या फिर अलग अलग कल्चर और भाषाई बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे हैं, इन सबको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर रखा जाएगा। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ इन जो स्पेशल एजुकेशन थी उसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को रखा जाता था जिनको शारीरिक रूप से कोई कमी होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आया कि जो लोग पिछड़े हुए हैं शिक्षा में, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी अन्य बैरियर के कारण भी, उनको भी हम इंक्लूजन में रखेंगे। तो ये आप मेजर डिफरेंस याद रखिए कि स्पेशल एजुकेशन में सिर्फ शारीरिक रूप से जो कमी होती थी उन बच्चों को रखा जाता था, लेकिन इंक्लूजन जो है वो ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है। First formal initiative was taken in the year 1974, where when integrated education for disabled children IEDC was introduced by the government of India। तो पहला इनिशिएटिव 1974 में लिया गया था IEDC, यानी डिसेबल बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन आप देखिए कि ये अभी डिसेबल बच्चों के लिए ही था, अभी तक हमने इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को वाइड नहीं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन स्कीम, तरह तरह की गवर्नमेंट स्कीम आई बाय द गवर्नमेंट इन 1994-95। एम्फेसिस was laid on the inclusion of all those children with mild to moderate disability। तो इस स्कीम में जो DPEP स्कीम है, इसके अंदर माइल्ड से मॉडरेट डिसेबिलिटी के बच्चे थे उन सबको शामिल किया गया, यानी उनको नॉर्मल स्कूल में भी नॉर्मल स्कूलिंग मिले, सिर्फ स्पेशल स्कूल में वो बच्चे ना जाएं, ऐसा भी प्रावधान किया गया। उसके बाद 3 एक्ट आए, 3 इंपॉर्टेंट एक्ट आए। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया 1992 में, द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया 1995 में, और मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी 1999 में ये एक्ट आए। ये भी इसी संदर्भ में आए कि जो पर्सन, क्योंकि पर्सन में डिसेबिलिटी वाले लोगों का क्या था कि उनको समझा ही नहीं जाता था कि इनको भी शिक्षा की ज़रूरत है। घर में अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो ठीक है, कोई नहीं, अब ये पढ़ के क्या करेगा या करेगी, तो इस तरह समझाया जाता था। तो सरकार ने उनकी तरफ ध्यान दिया और उनको भी शिक्षा में शामिल करने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण एक्ट वो लेकर आए। उसके बाद आया PWD एक्ट 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जो आया था, वो एम्फेसिस करता है दैट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाए, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, फेयर, चेंजेस इन एग्जामिनेशन, एग्जाम भी उन्हीं के अकॉर्डिंग करवाए जाए ना। जैसे अभी आजकल आप देखेंगे तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है, या जैसे कोई मान लीजिए ब्लाइंड है तो वो साथ में एक राइटर रखते हैं साथ में, है ना, एक अपनी क्लास से छोटा कोई भी किसी भी क्लास का बच्चा वो ला सकते हैं और उससे पेपर लिखवा सकते हैं, उन्हें टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इस तरह की फैसिलिटी देखना। एंड स्कूल बिल्डिंग्स टू बी अडॉप्टेड टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, स्कूल बिल्डिंग में चेंजेस किए गए, सीढ़ियों की जगह रैम्प बनाए गए, है ना, टॉयलेट्स भी स्पेशल, बच्चों के लिए स्पेशल अलग से टॉयलेट्स भी होने लगे। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस इस एक्ट के बाद। The Sarv Shiksha Abhiyan for Universalization of Primary Education was announced in 2001। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान अनाउंस हुआ, जिसमें ये था कि हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की जाए। तो इसमें हर एक बच्चा शामिल था। ठीक है। the type of disability have been increased from existing 7 जो कि PWD एक्ट 1995 में थी, वो 21 कर दी गई। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2016 में। 1995 का जो PWD एक्ट था उसमें जो डिसेबिलिटी के टाइप थे वो 7 थे, कि केवल 7 तरह की डिसेबिलिटी ही हो सकती है, अगर इनके कैटेगरी के अंदर कोई आता है तो ही उसको सरकारी योजनाओं के लाभ मिलते थे। लेकिन जब राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2016 आया तो ये जो डिसेबिलिटी की संख्या 7 ही से बढ़ाकर 21 कर दी गई। ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ। अंडर दिस एक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 18 ईयर ऑफ एज इन इंक्लूसिव स्कूल और स्पेशलाइज स्कूल एजुकेशन हैव बीन मेड फ्री। और इसके अंतर्गत 6 से 18 साल तक के बच्चे, जो डिसेबल बच्चे या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको उनकी शिक्षा को 6 से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा को फ्री किया गया। तो चाहे वो नॉर्मल स्कूल में पढ़े, इंक्लूसिव स्कूल में पढ़े, या फिर स्पेशल स्कूल में पढ़े, उनकी शिक्षा फ्री। उसके बाद हम कुछ संवैधानिक प्रावधान भी देख लेते हैं।
आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हर कानून के आगे हर एक व्यक्ति समान है, हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी कानून के सामने, तो सभी एक समान है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी नागरिक से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सारे प्रावधान इंक्लूजन की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन द एनी फॉर्म इज फॉरबिडन द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। ये अनटचेबिलिटी का लॉ है। आर्टिकल 17 में कहा गया कि अनटचेबिलिटी को कानूनी अपराध माना जाएगा, ठीक है, जिसे हम छुआछूत कहते हैं ना। पहले बहुत चलता था कि इसको टच कर लिया तो बहुत मतलब लोग भेदभाव करते थे, तो वो भी खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 साल से छोटे बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी वर्क प्लेस पे काम नहीं कराने दिया जाएगा। तो ये एक इक्वालिटी के लिए लॉ बना। उसके बाद आर्टिकल 29 में कहा है नो सिटीजन shall be denied admission into educational institute maintained by the state or receiving aid out of state fund on the ground of religion, race, caste, language or any of them। यानी कि कोई भी सिटीजन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम उसको मना नहीं कर सकते। अगर वो किसी रिलीजन के आधार पे, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पे हम उसको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, जिसको कि स्टेट या स्टेट यहाँ पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है, वो किसी भी आधार पे किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टिकल 46 कहता है द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन पीपल। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो इनके लिए स्पेशल केयर का प्रावधान बनाया गया ताकि इनके साथ किसी भी तरह की इनजस्टिस ना हो। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये भी एजुकेशन का एक डॉक्यूमेंट है। ये कहता है कि किसी भी तरह के डिस्पैरिटीज जो कि रिलीजियन, जेंडर, लैंग्वेज, कल्चर, कास्ट, क्लास, फिजिकल डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन से हो, किसी भी तरह की जो भेदभाव है उसको रिमूव किया जाए क्लास में। क्लासरूम इस तरह से चले कि हम अपनी जो जो भी पेडागोजी है, जो भी पढ़ाया जाए बच्चों को, वो इस तरीके से पढ़ाया जाए कि इन भेदभावों को कम करने में मदद हो। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बोलते हैं वैसे, उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया था। और हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, धर्म का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी हर एक बच्चा जो 6 से 14 साल के अंदर है, वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान उस पर लागू होता है। अब इंक्लूजन एंड एनईपी 2020 की बात करते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें इंक्लूजन को लेकर क्या कहा गया है। कहीं तो बहुत सारी चीजें गई हैं, लेकिन मैंने कुछ कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है। एक तो ये कि द एजुकेशन सिस्टम मस्ट एम टू बेनिफिट इंडियाज children so that no child lost any opportunity to learn and excel because of circumstance of birth or background। हर एक बच्चे को एजुकेशन सिस्टम का बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको किसी भी कीमत पर उसके जन्म के आधार पे, उसके बैकग्राउंड के आधार पे उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको मौके मिलने चाहिए, मौका नहीं खोना चाहिए। द स्कूल करिकुलम विल इंक्लूड अर्ली ऑन मटेरियल ऑन ह्यूमन वैल्यूज सच एज रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सन, एम्पैथी, टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वलिटी, नॉन वायलेंस, ग्लोबल सिटीजनशिप, इंक्लूजन एंड इक्वलिटी। यानी स्कूल करिकुलम में ये सारी चीजें हमें शामिल करनी होगी, है ना। एम्पैथी, टॉलरेंस, ये सारी वैल्यूज है, वैल्यू एजुकेशन हमें देनी पड़ेगी, तभी लोग इंक्लूजन का मतलब समझ पाएंगे। जहाँ पे इक्वलिटी समझे, लोग इंक्लूजन समझे, तो ये सारी चीज़ों को हमें शामिल करना पड़ेगा। इट वुड ऑल्सो इंक्लूड मोर डिटेल नॉलेज ऑफ वेरियस कल्चर, रिलीजियन, लैंग्वेज, जेंडर आइडेंटिटी एक्सेट्रा। हर तरह की कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर आइडेंटिटी को शामिल करना पड़ेगा हमें अपने करिकुलम में, है ना। ये सारी चीज़ें हमें अपने जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें ये कल्चर डाइवर्सिटी को शामिल कीजिए, बच्चों को बताइए अलग अलग कल्चर के बारे में, तभी तो वो एक फेमिलियर होंगे दूसरे कल्चर से, दूसरी भाषा से, दूसरे रिलीजन से, और फिर वहाँ पे भेदभाव भी कम होगा। उनको सेंसिटाइज बनाइए, कोई भी बाइसनेस और स्टीरियोटाइप स्कूल में नहीं होने चाहिए, उनको रिमूव किया जाए, है ना। कोई भी भेदभाव या कोई भी रूढ़िवादी विचार जो है उनको हटाया जाए स्कूल से, और इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बनाया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट ए जेंडर इंक्लूसिव फंड, जेंडर इंक्लूसिव फंड बनाया जाए, जिससे कि
सभी लड़कियों की शिक्षा और साथ में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट की जो शिक्षा है उन पर इसको खर्च किया जाए। तो ये जेंडर इंक्लूजन फंड बनाने की बात भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की है। अब इसमें अभी काफी पार्ट बचा है, वो मैं वीडियो 2 में, इसके पार्ट 2 में कंटिन्यू करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।